नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंधु। आज तारीख 14 दिसंबर 2021 को अपने YouTube प्रोग्राम पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार पत्र की समीक्षा। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क बने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। दोस्तों, ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और मैं काफ़ी समय से इनके ट्विटर हैंडल को और इनकी न्यूज़ को फॉलो कर रहा हूँ। रिसेंटली इन्होंने मुकेश अंबानी की जियो कंपनी को बहुत बड़ा झटका दिया है इंटरनेट की फील्ड में। उसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, एलन मस्क की एक कंपनी है स्टारलिंक के नाम से। अगर आप स्टारलिंक को सर्च करेंगे तो आप इसकी वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। ये हाई स्पीड एंड लो लेटेंसी, हाई स्पीड इंटरनेट देंगे और ये पूरी तरह से वाईफाई बेस्ड इंटरनेट है, यानी कि वायरलेस इंटरनेट जो कि सैटेलाइट से ऑपरेट होगा। इसको आप पूरे प्लैनेट पे कहीं पे भी ऑपरेट कर पाएंगे, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया हो, चाहे फॉरेस्ट, कहीं पे भी आप डीप से डीप लोकेशन पे इसको सर्फिंग कर पाएंगे। ओके, और ये बेस्ड है इनकी खुद की जो अदर कंपनी है जिसको ये स्पेस एक्स के नाम से पॉपुलर किया हुआ है। तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो उसके ज़रिए अभी तक मोर देन 2000 सैटेलाइट्स ये लॉन्च कर चुके हैं। और ये डायरेक्ट जो आपको एक डिश दिख रही है, इस तरह से आपको बस एक डिश लगानी होगी और इस डिश के ज़रिए आप कहीं पे भी इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं। अब मुकेश अंबानी को इसलिए ख़तरा है क्योंकि उनका ऑलरेडी करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में इन्वेस्ट हो चुका है। आप जानते हैं कि अभी 5G की टेस्टिंग को लेके मैंने काफ़ी बार पोस्ट डाले हैं और 5G की जो टेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं आपको आपके शरीर के लिए घातक है, ये भी मैंने बताया है। तो मुकेश अंबानी जो है उनका जियो का नेटवर्क जो है पूरी तरह से अब एक सख्ते में आ गया है और उनका काफ़ी करोड़ों का नुकसान इससे होने वाला है। तो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वो कैसे डील करेंगे। तो ये एलन मस्क जो है काफ़ी बड़ा नाम है और इनका ये स्पेस बिजनेस में स्पेस एक्स नाम से ये कंपनी रन कर रहे हैं। और टेस्ला का तो हम सब ने नाम सुना ही है। उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, उनके मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर कर चुके हैं एक तरह से। उसमें इनका दबदबा है टेस्ला के नाम से। तो आई थिंक ही इज़ द मैन हु रियली डिज़र्व हिज पिक्चर ओवर द फ्रंट पेज ऑफ द टाइम मैगज़ीन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और इससे अब जो जेफ बेजोस है जो कि अमेज़ोन के CEO रह चुके हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। बिल गेट्स के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि ये बिल गेट्स के षड्यंत्र को बहुत अच्छी तरह एक्सपोज करते रहे हैं। रिसेंटली एक इनकी न्यूज़ आई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि जो वर्ल्ड है उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो इनका इशारा किस तरफ है कि ये इंटरनेट की सुविधा किसको देंगे और क्या इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग बचेंगे तब तक। तो इस तरह का कुछ इनका इशारा है और इन्होंने सिंगुलैरिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा बयान दिया था। सिंगुलैरिटी के बारे में एक बुक लिखी गई थी और उसमें ये कहा गया था कि बाय द एंड ऑफ 2045 सिंगुलैरिटी विल कम इन द वर्ल्ड। सिंगुलैरिटी अगर आप स्टडी करेंगे तो वो होता है ह्यूमनॉइड, यानी कि हाफ ह्यूमन एंड हाफ रोबोट। तो आपको ये जो माइक्रो चिपिंग ये यूज़ करेंगे, माइक्रो चिप आपके हाथ में और आपके ब्रेन में जो कनेक्टेड रहेगी, उससे जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं वो सिंगुलैरिटी के दायरे में आएंगे और वो हाफ ह्यूमन एंड हाफ रोबोट की तरह रिएक्ट करेंगे। एंड उसके क्या अदर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो इसको बनाने वाली कंपनीज़ को भी नहीं पता है। वो ओवर द टाइम पता चलेगा, जिसको हम आम तौर पे ज़ॉम्बीज़ कह देते हैं। तो कुछ इस तरह का ज़ॉम्बीज़ का आने वाले भविष्य में एक अस्तित्व देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो अभी टीकाकरण हो रहा है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट कहाँ तक जाएगा ये किसी को नहीं पता है। ये mRNA बेस्ड टीका है और
मानव इतिहास में ये पहली बार mRNA टीका दिया गया है। इससे पहले जितनी बार भी टीकाकरण हुआ है वो DNA बेस्ड रहा है। तो अगर आप इस पर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा mRNA और DNA बेस्ड टीके में कितना फ़र्क होता है। इसके ऊपर जब मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा ये क्या है और ये कैसे आपके साथ आपके क्रोमोसोम्स को चेंज करने में, आपके DNA की जो संरचना है उसको चेंज करने में कारगर भूमिका निभाता है। इसके अलावा एक न्यूरालिंक करके बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी। इनकी एलन मस्क की ही एक कंपनी है न्यूरालिंक के नाम से, और ये 2015 में इन्होंने न्यूज़ दी थी कि वो ह्यूमन ब्रेन को उनकी अगर कोई गलत मेमोरीज़ हैं उससे निजात दिला सकते हैं। उससे निजात कैसे दिला सकते हैं? वो कह रहे हैं कि आपके ब्रेन में हम एक चिप लगाएंगे जिससे कि हम आपकी मेमोरीज़ को डिलीट कर देंगे। यानी कि उनके पास 2015 में, आज से 6 साल पहले, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि वो आपके ब्रेन की जो मेमोरीज़ हैं उसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। तो आपके जब ब्रेन के अंदर चिप लगेगी तो ऑटोमेटिकली वो आपके ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। और ये इतने शातिर लोग होते हैं कि आपको हमेशा अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ के बताते हैं और इनके षड्यंत्र की आपको भनक तक नहीं लगने देते। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसमें आपको ये जो ब्रेन में न्यूरालिंक लगेगा, जो आपके हाथ में, आपके यहाँ पर, ये जो आपका हाथ में यहाँ पर आपको एक चिप लगेगी और आपके ब्रेन में एक चिप लगेगी जिससे कि आप इनके गुलाम बन जाएंगे। राइट? तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों ये वो वेबसाइट है न्यूरालिंक के नाम से। ये कुछ मिलता जुलता नाम है, जैसे इंटरनेट के लिए स्टारलिंक प्रोजेक्ट है इनका, तो इसी तरह से न्यूरालिंक ब्रेन के लिए है। आप देख सकते हैं जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज है उसी पे लिखा हुआ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी फॉर द ब्रेन। तो ये ब्रेन के लिए ही इन्होंने बनाया है। अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन, इंटरफेसिंग विद द ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेसिंग विद द ब्रेन यानी कि इनके पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है जिससे ये ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ब्रेन के साथ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग विद द ब्रेन, अगला जो टॉपिक है इंजीनियरिंग विद द ब्रेन, मीन्स दे कैन ऑल्सो डू द चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट। दे कैन प्ले विद द जो आपके ब्रेन में जो सिग्नल्स हैं उसके साथ दे कैन ईज़िली प्ले विद देम और अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं, मैंने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। अगली खबर है वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की फ़ोटो से आपत्ति क्यों? केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट का बहुत एक चौंका देने वाली स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने कहा है कि जो याचिका करता है कि आप प्रधानमंत्री जी से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? वो देश के प्रधानमंत्री है, आपको प्रधानमंत्री पर शर्म क्यों आती है? वह लोगों के जनादेश से सत्ता में आए हैं। तो इस तरह की उन्होंने स्ट्रॉन्ग टिप्पणी करी है। ठीक है, वैसे तो कोर्ट के किसी आदेश पे या उसकी टिप्पणी पे एक फर्दर टिप्पणी करना एक सही चीज़ नहीं मानी जाती है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से और लॉ के दायरे में रह के अगर अपनी बात रखी जाए तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत भी है। तो मेरे पास कुछ अपने विचार हैं इसको लेके। ये यहाँ तक कि इन्होंने कह दिया कि नेहरू के नाम पर तो विश्वविद्यालय भी हैं, तो प्रधानमंत्री के नाम पे क्या हम टीकाकरण नहीं कर सकते हैं? या थैंक यू मोदी जी, ये जो हमारे पास वैक्सीनेशन है उसके बारे में आपने होर्डिंग्स देखी होगी, या फिर जो सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसमें मोदी जी की फ़ोटो लग के आ रही है, तो उसमें गलत क्या है? इनके ये तर्क है। तो इसमें मेरे कुछ सवाल हैं। तो यदि अगर प्रधानमंत्री का एडवर्टीज़मेंट करना इतना ही जायज़ है तो ये लोगों के टैक्स पेड मनी से क्यों हो रहा है और वो सही जगह क्यों नहीं हो रहा? अर्थात अभी लेटेस्ट ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो पानीपत से लॉन्च हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत भी करी थी, हमारे चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब भी थे, उसका करीबन 850 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था।
और अब ये बताया जा रहा है कि उसका लगभग 80% जो पैसा है वो प्रधानमंत्री ने अपने जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं उस पे खर्च कर दिया गया है। ये सरकारी आंकड़ा है, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 80% बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का सरकारी एडवर्टीज़मेंट्स पे, मोदी जी के एडवर्टीज़मेंट पे खर्च हुआ है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है। उसके अलावा जो राशन, फ्री राशन दिया गया, लोगों को निठल्ला बना के घर पे बिठा के, रोज़गार मांगने पे उनको कहा गया कि आप घर पे बैठिए, हम घर पे बैठ के खिला देंगे, आप रोज़गार मत मांगिए। जो 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने थे उनके बारे में बातचीत मत करिए, आप घर पे बैठिए, आपके काम धंधे चौपट हो जाएंगे, हम आपको निकम्मा निठल्ला बना के घर पे बिठा के खिलाएंगे। ठीक है, जैसा मर्जी हम गेहूँ देंगे, आप खाइएगा, चाहे वो GMO वेस्ट क्यों ना हो। तो उसमें प्रधानमंत्री जी का फिर से फ़ोटो लगा, थैंक यू मोदी जी। तो थैंक यू मोदी जी में आप ये बताइए कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जो उसकी पैकेजिंग है, जो उसके ऊपर एडवर्टीज़मेंट हुई है। आपको बता दूं, उसमें जो राशन है उस राशन से ज़्यादा कॉस्ट उसकी एडवर्टीज़मेंट की है। समझ रहे हैं आप बात को? तीसरी खबर, जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए, यहाँ से फ्री राशन दिया गया, वहाँ से हमारे को पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए गए, जिसके बारे में रामदेव जी का वीडियो काफ़ी चर्चित रहा है। उन्होंने बोला कि बीजेपी सरकार आएगी तो मैं 35 रुपये लीटर करा दूंगा। 35 रुपये लीटर चाहिए तो बीजेपी की सरकार ले आओ जी। हम ले आए, 35 छोड़िए 70 भी नहीं मिला। ठीक है, 70 छोड़िए 105 पे भी नहीं रुके। अरे 3 गुना से छोड़िए, अब तो 4 गुना पे पहुंचने वाले हो आप लोग। डीजल की जो सरकारी टैक्स है उसके ऊपर 266% उसके ऊपर ड्यूटी लगती है। 266% टैक्स कभी सुना है आप लोगों ने? वो डीजल जिसकी हर किसान को ज़रूरत है, जो पूरा ट्रांसपोर्ट को कहते हैं का बेड़ा उठाए हुए है, जिससे आलू प्याज टमाटर हर चीज़ महंगी होती है, गरीब आदमी का हर सामान महंगा होता है, मिडिल क्लास का सामान महंगा होता है। तो उस डीजल पे 266% कहते हैं सरकार कमाई करती है। तो आप ये समझिए कि ये थैंक यू मोदी जी या फिर मोदी जी के एडवर्टीज़मेंट का बोझ कब तक ये गरीब जनता उठाएगी, और वो भी एट द कॉस्ट ऑफ कि जब हमने ये डाटा निकल के सामने आया कि अभी तक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, जो कि करीबन 4 लाख करोड़ रुपए हुआ। किससे? आपके फ्यूल प्राइसेस से। और उसमें से 3 लाख से ज़्यादा, करीबन 3,60,000 करोड़ रुपए अंबानी साहब का माफ़ कर दिया गया। और आपको याद दिला दूं कि जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम भी जब आप लोग लाइनों में खड़े थे तभी की बात है ये। उस समय 60,000 करोड़ रुपए जो NPA हुआ था वो उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया गया था। तो आप ये समझिए कि हमें मोदी जी के फ़ोटो से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहाँ कितना कैसे खर्च हो वो कौन देखेगा? टैक्स पेड मनी इतना फ्रीली अवेलेबल थोड़ी ना होता है। हाँ, इतना आसान है क्या टैक्स पेड मनी को हवा में उछाल देना? PM केयर्स फंड जो है उसका ऑडिट नहीं हो सकता। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं उनका ऑडिट नहीं हो सकता। 2,000 रुपये से ऊपर के अगर आपने किसी भी कहते हैं पार्टी को चंदा दिया, उसका ऑडिट नहीं हो सकता। मतलब आपके लिए सब माफ़। और उसके बाद कहते हैं हाई कोर्ट के ऐसे जजमेंट आती है, ऐसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आती हैं। तो एज अ सिटीज़न क्या हमारा इतना भी राइट नहीं है कि हम उस पर क्वेश्चन कर सकें या अपना व्यू रख सकें? तो हमें ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि हमेशा कोर्ट सही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि न्यायाधीश जो हैं उनको भी सज़ा होती है। हरियाणा पंजाब के जो हाई कोर्ट में जज हैं पीछे, उनको 5 साल की कैद हुई है रॉन्ग जजमेंट की वजह से। तो हर जजमेंट को हम सर माथे पे रख लें ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों बना है फिर? यानी कि हाई कोर्ट में गलती की गुंजाइश होगी, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी राष्ट्रपति का कहते हैं हमारे पास ऑप्शन खुला है। उस विकल्प को क्यों दिया गया? क्योंकि वहाँ पर भी गुंजाइश तो है कि गलती हो जाए, न्यायाधीश भी तो गलती कर सकते हैं। तो ये कुछ उसी तरह की स्टेटमेंट्स मुझे लगी, इसलिए मुझे ये सारी बातें आपके साथ साझा करनी पड़ी आज। चलिए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं।
दोस्तों अगली खबर ब्रिटेन से जुड़ी हुई है और वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई है। 2.25 करोड़ बूस्टर सप्लाई, वैक्सीन साइट क्रैश, ब्रिटेन ओमिक्रॉन इमरजेंसी, 42 सैन्य टुकड़ियां तैनात। तो ये सैन्य टुकड़ियां को आप बहुत ध्यान से गौर से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, यही मार्शल लॉ की शुरुआत है। शुरुआत में ये असिस्टेंस के तौर पे दिखाएंगे कि ये डॉक्टर्स को असिस्टेंस दे रहे हैं, वैक्सीन की लूट ना हो जाए इसलिए असिस्टेंस दे रहे हैं, जैसे कि इन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई के टाइम पे किया था। आपको याद होगा जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनके लिए भी इन्होंने यही तर्क दिया था, उनकी फैक्ट्री के बाहर पुलिस वालों को तैनात कर दिया था कि यहाँ पर लूट मच सकती है, लोग ऑक्सीजन चुरा ले जाएंगे। तो आपने शॉर्टेज होने क्यों दी? हाँ, 9,000 मेट्रिक टन आप उस टाइम ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर रहे थे दूसरी कंट्रीज़ में, छोड़ देते एक्सपोर्ट। ठीक है, चलो ऑक्सीजन से तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑक्सीजन की वजह से भी लोग मरते हैं। ठीक है, वो भी कोई सही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, उससे भी बहुत लोगों की जानें गई थी जिनको कोरोना डेथ्स के तौर पे प्रेजेंट कर दिया गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, जस्ट वांट लीजिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते ब्रिटेन में इमरजेंसी का ऐलान। याद रखिएगा ये ओमिक्रॉन जो है इसको एम्स के डॉक्टर ने बहुत ही निचले दर्जे का वेरिएंट बताया है। उन्होंने कहा है ये वेरिएंट का आना हमारे लिए हितकारी है और एक्चुअल में इससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए ऐसे वेरिएंट का आना हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जबकि ये क्या कह रहे हैं, इसकी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर की जा रही है, यानी इनको बहाना चाहिए, नए नए वेरिएंट का नाम दो और इमरजेंसी डिक्लेयर करते जाओ और लोगों को घर में ढूंस के रख दो। 12 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वर्ष के अंत तक बूस्टर का अभियान छेड़ा गया, यानी कि इस वर्ष में दिन कितने रह गए, अगले 15 दिन में 12 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको बूस्टर डोज लगा देंगे। बूस्टर डोज का मतलब हो गया कि थर्ड डोज लग जाएगी। ठीक है, और थर्ड डोज के लिए इन्होंने अभी क्या बनाया था उसके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा आपके साथ। वैक्सीन सेंटर पर सेना की 42 टीमें तैनात। ठीक है, सेना आ गई है, तो सेना मार्शल लॉ में आ रही है और यही चीज़ अब भारत में भी होगा। अगले साल आप देखिएगा 2022 में धीरे धीरे ये भी सेना को ले आएंगे और शुरुआती तौर पे ये बहुत ही चालाकी से उसको सेफ्टी के तौर पे दिखाएंगे और अल्टीमेटली होगा ये कि आम आदमी की ज़ुबान पे ताला लगाने के लिए, उसको फोर्सफुल वैक्सीनेशन करने के लिए, उसकी सुविधाएं रोक के दिखाने के लिए ये सब मार्शल लॉ लेके आएंगे। ठीक है, और यूपी में बहुत तगड़ा एक नारा चलता है जो मैंने काफ़ी बार सुना है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। तो यही सब कुछ हमें वैक्सीनेशन से भी रिलेटेड देखने को मिल सकता है। देन मॉरिस जॉनसन के बारे में बात हो रही है, प्रधानमंत्री जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो मॉरिस जॉनसन ने क्या कहा, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की 2 डोज पर्याप्त नहीं है। तो क्या ये भी बता सकते हैं कि तीसरी डोज पर्याप्त है, उसके बाद नहीं लगाएंगे? जर्मनी में तो चौथी भी लग रही है, तो 2 पर्याप्त नहीं है तो कितनी पर्याप्त है ये तो बता दो। ये बता देते हैं कि कितनी पर्याप्त नहीं है, कितनी पर्याप्त है ये कोई नहीं बताता है। 3 माह, अच्छा ये 3 माह वाली न्यूज़ आ गई है। मैंने आपको पहले बताया था, मेरे पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला 5 महीने से इन्होंने घटा के 3 महीने का गैप कर दिया है। ठीक है, बूस्टर डोज जल्दी लगाने के चक्कर में। तो इनको किसी साइंस के कोई लॉजिक देने की आवश्यकता नहीं है, इनको बस इनका मन करे तो आधी रात में पूरी दुनिया को वैक्सीनेट कर दें। ठीक है, एक और चीज़ ये अक्सर बोलते हैं कि इतने नए केस पाए गए। केसेस आर नॉट इक्वल टू पेशेंट्स, आई रिपीट, केसेस आर नॉट इक्वल टू पेशेंट्स एंड पेशेंट्स आर नॉट इक्वल टू डेथ्स। ठीक है, केसेस इतने हैं तो ज़रूरी नहीं है वो पेशेंट भी हों। आप चलते फिरते आपके अंदर हज़ारों वायरस पूरी आपके लाइफ में आते हैं, लेकिन हर वायरस आपको पेशेंट नहीं बनाता है। आपका इम्यून सिस्टम उसके साथ लड़ने के लिए काफ़ी सक्षम है और अगर आप बीमार पड़ जाते हैं ज़रूरी नहीं आप मरेंगे भी या मर ही जाते हैं।
ठीक है। एक न्यूज़ अगर यहाँ पर देखिए इटली के बारे में, इटली में इन्होंने लिखा कि 24 घंटे के अंदर 19,215 नए केस, और उसमें से 96 लोग जो है संक्रमित होकर मौत हो गई। मैंने इसकी परसेंटेज निकाली, ये निकली आधा % से भी कम, 0.49%। क्या ये महामारी के लक्षण है? क्या कोई महामारी ऐसी होती है जिसमें आधा % लोग मर जाए तो उसको महामारी कहते हैं? ये कौन सी नई डेफिनेशन आई है? मतलब आपको आंकड़ों में उलझा के कुछ भी चलता रहता है। आप ज़रा सी रिसर्च करके इनसे 2 सवाल कर लो, इनसे जवाब देते नहीं बनेगा। फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में छठी लहर आ रही है। यहाँ पर IIT और एम्स और पता नहीं कहाँ से ये डॉक्टर्स के बयान लेके आए थे, और डेली न्यूज़पेपर में पीछे कुछ महीनों में छपा है कि तीसरी लहर भारत में नहीं आएगी। फ्रांस में छठी आ गई है। ठीक है, बूस्टर डोज ये लेके आ रहे हैं। आपको लगता है तीसरी लहर नहीं आएगी या लॉकडाउन नहीं होगा? बहुत सारे लोगों ने मुझे आज मैसेज किया, पूछा कि लॉकडाउन कब से हो रहा है। सारा दिन भर मेरा फ़ोन बजता रहता है इस चक्कर में। कब से हो रहा है बताना मेरा काम नहीं है। मेरा काम आप लोगों को जगाना है। इनका जब मन करेगा तब कर देंगे। आपको सतर्क करना मेरा काम है कि अगर हो गया तो आप क्या करेंगे। आप देख लीजिए छठी लहर हो रही है तो लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, आप सोच लीजिए। मुझे इसमें प्रेडिक्शंस करना नहीं अच्छा नहीं लगता है। देन थाईलैंड के बारे में आप देखिए, 1.5 माह से उन्होंने वैक्सीनेशन का जो अभी 3 महीने की हम बात कर रहे थे, 5 महीने से 3 महीने, और थाईलैंड वाले तो और समझदार हैं, उन्होंने 1.5 महीने का गैप कर दिया। वो कह रहे हैं 1.5 महीने का डिफरेंस हुआ, आओ जी तीसरी डोज भी लगवा लो। ठीक है, इनका बस चलेगा, हर हफ्ते लगाने लग जाएंगे। इंडोनेशिया में क्या कह रहे हैं, 6 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन मंगलवार से शुरू कर रहे हैं, यानी कि ये आज से इन्होंने वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। ठीक है, अब बच्चों के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, बच्चों के लिए सतर्क हो जाइए। बच्चों के लिए ये वैक्सीनेशन जो है ख़तरनाक होने वाली है। आप अपना सूझबूझ लगा के ही अपना निर्णय लें। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी को भी वैक्सीन लगाने ना लगाने की सलाह देने के लिए यहाँ पर ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ फोर्सफुल वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ हूँ। मैं लोगों को सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूँ कि किसी के साथ ज़बरदस्ती ना होने पाए। ठीक है, जिसको लगवानी है वो 100 बार लगवाए। मैं नहीं लगवाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे मेरा निर्णय लेने के लिए फ्रीडम मिले, मैं ये चाह रहा हूँ बस। मॉस्को में टीका नहीं लगवाने वाले लोगों पर प्रतिबंधों का ऐलान। ये रशिया की न्यूज़ है। रशिया में अगर आप टीका नहीं लगवा रहा कोई, तो उसके ऊपर किसी ना किसी तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। न्यूयॉर्क, आउटडोर में मास्क लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि भारत में RTI के जवाब में सरकार ये कहती है कि मास्क वॉलेंट्री है, स्वैच्छिक है। ठीक है, और न्यूयॉर्क में 71% लोगों को दोनों डोज अभी तक लग चुकी हैं। तो आने वाले समय में न्यूयॉर्क से वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट या उससे होने वाली डेथ के आंकड़ों की न्यूज़ भी मिलने के आसार हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले अपनी वाइफ से भी डिस्कस कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल कोरोना संक्रमित मिले। अब ये इनको कोरोना संक्रमित क्यों दिखाया गया, और साथ में लिखा गया बाकायदा, राष्ट्रपति टीका लगवा चुके हैं। ठीक है, तो ये मेंशन कर रहे हैं कि टीका लगवा चुके हैं, कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। जबकि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ ये थी कि थोड़े दिन पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि ओमिक्रॉन जो है वो बहुत ही वीक वायरस है और उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात इन्होंने कहीं नहीं लिखी, और जबकि हेडिंग में ओमिक्रॉन ही है, हेडिंग में ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन इमरजेंसी है। उसमें ये साथ में दक्षिण अफ्रीका के बारे में लिख सकते थे। जब उनके राष्ट्रपति के बारे में लिख रहे तो उसका बयान भी लिख देते कि उन्होंने कहा है ओमिक्रॉन जो है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उन्हीं का नाम लेके टीकाकरण को प्रमोट कर दिया, उनको संक्रमित भी दिखा दिया, और थोड़े दिन में उसकी मौत भी दिखा देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ 1 सप्ताह के लिए सारी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? उपराष्ट्रपति। आपका ध्यान चाहूँगा, यहाँ पर ब्राज़ील के साथ यही हुआ था। उनके राष्ट्रपति मुगाफली को मरवा दिया गया था, और उसमें यही कहा गया था 15 दिन तक उनको गायब दिखाया गया। एक देश का राष्ट्रपति गायब हो गया और किसी को कानो कान खबर नहीं। उपराष्ट्रपति 15 दिन तक देश को संभालते रहे, और उसके बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत दिखा दी गई। हार्ट अटैक से मौत थी और उसको कोरोना से संक्रमित दिखा के मौत दिखा दी गई। ये दिखा के कि देखो ये लापरवाही कर रहे थे, अपने लोगों को भी मरवा रहे थे, और खुद कहते हैं कोरोना से ही इनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की अखबार की समीक्षा।
अगर आप लोगों को मेरे किसी विचार से आपत्ति है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं फ़ोन नंबर तो साझा नहीं कर सकता हूँ, परंतु आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है vikramsindhu@gmail.com। मैं स्पेल कर देता हूँ vikramsindhu@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।